हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 10th। ठीक है, सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे उसको हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था। वी हैव सीन इन द वर्कशीट 24 दैट अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या था? प्राइमरी सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उसमें लगभग हाफ ऑफ द वर्कर यानी हाफ जो है 50% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत हैं। नाउ बट इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनका जीडीपी में है, ठीक है, जीडीपी में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो केवल 15% है, ओनली 15%। यानी आबादी तो लगी हुई है 50% और कॉन्ट्रीब्यूशन है केवल 15%। इट मीन्स इसमें क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का वो कितना है? लगभग 85% है। ठीक है, और लाइक सेकेंडरी जो हमने पढ़ा था सेक्टर कौन सा होता है, लाइक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी है। और टर्शरी सेक्टर जो है उसमें जो सेवाएं देने वाले लोग हैं, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, टीचर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब टर्शरी सेक्टर में आएंगे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो है 85%। क्लियर, जीडीपी में कितना है? 85% है। बट दे एम्प्लॉय ओनली अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर, और वो केवल कितने हैं? वो लगभग जो है 50% वो हैं, और जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो 85% हो गया। यानी इससे क्या उत्पन्न हुआ? इससे जो है, जो आप कह सकते हो देयर इज़ कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है? यहाँ पे एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसको हम जो है छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। देयर आर ऑल पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। ठीक है, हमें लगता है कि जो है इस जो ये बेरोज़गारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम है। अगर वहाँ से लोग हटा भी लिए जाएंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो काम करने में लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और रोज़गार नहीं है, कोई और साधन नहीं है। ये है। अब इसके अलावा जो बेरोज़गारी, हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा देखिए हम जो है और भी हम बेरोज़गारी की बात कर सकते हैं, लाइक सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे जो रेनी सीज़न होता है उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क उसको प्रेफर नहीं करते, उस टाइम जो वर्कर होते हैं वो जो है बेरोज़गार हो जाते हैं। अब ये किस टाइप की हो गई? ये सीजनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों ने डिग्रियां तो ले ली हैं, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, लेकिन काम नहीं है, पढ़े लिखे लोग जो है वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ये जो है ये भी एक तरह की क्या है? बेरोज़गारी है। अब देखिए, इसमें जब हम सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, देयर आर पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं काम करना, लेकिन वो काम उनको मिलता नहीं है। कंसिडरिंग दिस सिचुएशन देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। और इसी सिचुएशन को देखते हुए हमारा जो एम होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक कंट्री के अंदर डेवलप हों, ताकि लोग जो है, जो लोग पुअर हैं उनको एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम किस तरह से जो है मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, इसको हम 2 टर्म्स में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म। क्लियर। तो शॉर्ट टर्म के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होंगे, वो हमारे लाइफ टाइम के का हमारा पर्पस जो है उसको फुलफिल नहीं करेंगे। जबकि जो लॉन्ग टर्म के जो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए क्या है कि एक तरह से लंबे टाइम तक वो हमारे लिए चलने वाला है, और जो हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेंगे। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें देखिए स्कीम्स लाइक मनरेगा। ठीक है, तो इसमें जो स्कीम है मनरेगा स्कीम आपने ज़रूर सुनी होगी। क्लियर। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी मनरेगा स्कीम की। और इसके फीचर्स क्या हैं? अब हम इसके जो है क्या पढ़ेंगे, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये जो है कब शुरुआत की गई इसकी? इम्प्लीमेंटेड इन 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी।
सो यहाँ पे हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। मनरेगा जो होता है बच्चों, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर। एम से क्या हो जाएगा? महात्मा, जी से गांधी, ठीक है, एन से नेशनल, आर से रूरल, ठीक है, ई से क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, जी से हो जाएगा गारंटी और ए से हो जाएगा एक्ट 2005। तो ये एक्ट है जिसमें लोगों को रोज़गार देने की एक प्रयास किया गया। इसके जो है हम फीचर्स कर रहे थे, तो 100 डेज जो है 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज का जो रोज़गार है वो लोगों को दिया जाएगा। और अगर एक जो है क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट 100 डेज का नहीं दे पाती है रोज़गार लोगों को, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि फिर वो क्या देंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती 100 डेज़ का, तो आपको क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, जिसको बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाय विलेज। तो आपको जो है विलेज है या उसके नियर बाय कोई विलेज है, वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? वहाँ पर आपको रोज़गार दिया जा सकता है आसपास। नेक्स्ट, 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज़ रिजर्व फॉर वुमेन। तो 1/3 एम्प्लॉयमेंट जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी। और अगर आपने जो है, आप बच्चे अगर न्यूज़ देखते हो तो आपने सुना भी होगा कि अभी पीछे जब लॉकडाउन था तो यूपी में मनरेगा के तहत बहुत लोगों को रोज़गार जो है दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है हमारे पास इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कौन कौन से जो है आप कह सकते हो कि हमारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जिनके तहत हम लॉन्ग टर्म के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 50% लोग जो हैं हमारी आबादी का, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब जो एग्रीकल्चर है, अगर हम इसमें कुछ ऐसी एडवांसमेंट करें, एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइजेशन कर दें एग्रीकल्चर का, तो उससे क्या होगा? उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से रोज़गार मिलेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर समझने की बात है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत सारे लोगों को जो है क्या मिलेगा? रोज़गार मिलेगा। क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली जो है एक आप कह सकते हो कि कृषि प्रधान देश है और बहुत लोग कृषि के ऊपर डिपेंड हैं। सो सेकंड देखिए, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट। इसका क्या मतलब है कि जो आप क्रेडिट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऋण दिए जाते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पर दिए जाएं। ठीक है, वो जो है सस्ते रेट पर दिए जाएं। उससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो आगे और फर्दर अपने जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं। उनको जब ज़्यादा ब्याज पर ज़्यादा उस पर ऋण दिया जाता है तो वो उसी जो है उसी को उतारने में जो है उनको जो है आप कह सकते हो कि स्ट्रेस होता है। क्लियर। तो इसीलिए वो आगे फर्दर उसके बारे में फिर मॉडर्नाइजेशन के बारे में नहीं सोच पाते। एक उपाय ये भी है। थर्ड है सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज़। तो सेमी रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज जो है उनको सेटअप करने का काम भी ये एक लॉन्ग टर्म जो है आप कह सकते हो कि प्लान हो सकता है। अब देखिए, जो विलेजेस हैं उसमें तो बच्चों एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंड हैं। लेकिन जो गांव भी नहीं है और पूरी तरह से वहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है बड़ी बड़ी कि सब लोगों को रोज़गार मिल जाए, वहाँ पे क्या जो है हम ऑप्शन ले सकते हैं? वहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कि छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो सब वहाँ पर क्या किए जाएँ? डेवलप किए जाएँ। जैसे जो टाउन्स होते हैं ना, उनके अंदर कस्बे जो होते हैं। क्लियर। तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ उनको डेवलप किया जाए ताकि जो सीजनल एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे दूर किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बाय ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस ओपन करके भी हम इस चीज़ को जो है लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कूल कॉलेज खोलना कोई जो है एक आप कह सकते हो कि मेन फोकस यहाँ पर पॉइंट नहीं है। स्कूल कॉलेज खोलो लेकिन उसके अंदर जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्लियर। अब स्कूल कॉलेज देखिए, अब आपके आसपास ही इवन आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि एमए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, लेकिन क्या उनको रोज़गार मिला? नहीं मिला। कितने सारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं।
तो क्या स्कूल कॉलेज जो है इस चीज़ को फुलफ़िल कर पाया? स्कूल कॉलेज तो वो भी गए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन एक आप कह सकते हो कि जिसमें लोगों को, बच्चों को ये पता चले कि उनका एम क्या है, उनको कुछ स्किल्स वो सिखाई जाएँ, ठीक है? उनको स्किल सिखाई जाएँ कि अगर जॉब इस तरह से नहीं मिलती है तो आप खुद का रोज़गार कैसे कर सकते हो। और इसी चीज़ को देखते हुए ईएमसी जो आपके करिकुलम में इंक्लूड किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, इसका मेन आप कह सकते हो कि इसका मेन जो एम है वो यही है कि बच्चों को ये सिखाना कि अगर वो जो है इस तरह से जॉब का जो एक दिमाग में रहता है कि अगर जॉब नहीं मिलती है तो किस तरह से आप अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो, आपकी अपने अंदर क्या स्किल है उसको पहचान कर आप अपना रोज़गार शुरू कर सकते हो। और अपना ही नहीं, अगर आपके अंदर जो है एक तरह से जील है काम करने की, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हो। ऐसी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमें चाहिए। नेक्स्ट है बाय ओपनिंग मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल से जो है हमारी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लोगों को लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लोगों को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी हम वर्कशीट में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आपको जो फीचर्स हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के, आपको जो है वो फीचर्स लिखने हैं। आंसर लिखेंगे, हमने फीचर्स ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिए हैं। सो मनरेगा स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2005। सबसे पहले यही लिखेंगे कि ये स्कीम जो है कब इम्प्लीमेंट हुई, 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया। सेकेंड फीचर इसका क्या है, अंडर दिस स्कीम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड। 100 डेज जो है एम्प्लॉयमेंट के वो गारंटीड किए गए। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन इन केस ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा अगर जो है नॉन एम्प्लॉयमेंट है। 1/3 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन सिक्योर्ड फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का है वो सिक्योर किया गया। ये इसके फीचर्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन द लॉन्ग टर्म, एक्सप्लेन। हम जो है लॉन्ग टर्म में जॉब्स जो है उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। थर्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ फैसिलिटीज़। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें करके हम लॉन्ग टर्म में जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड देखिए, वाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की नीड क्या है। फर्स्ट रहेगा टू एंड पॉवर्टी, जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको एक तरह से उसका एंड किया जाए। सेकेंड है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए। थर्ड है टू एंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सबकी जो है डेवलपमेंट इक्वल हो उसके लिए ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज सजेस्ट सम अदर वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। जो हमने पढ़े उसके अलावा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, की जो टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। सेकेंड है डेवलपिंग द टूरिज़्म सेक्टर। ये सबसे बहुत ही आप कह सकते हो अच्छा पॉइंट है। टूरिज़्म सेक्टर में आप देखिए कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है और जो है ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं, यानी गरीब से जो गरीबी रेखा से ऊपर भी हैं, सबको जो है इस टूरिज़्म में क्या मिलता है, जॉब मिलता है, एक तरह से उनको जो है रोज़गार मिलता है। क्लियर। और ये बहुत ही एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि हम टूरिज़्म सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। नेक्स्ट देखिए, बाय एनकरेजिंग रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री सेक्टर। तो रीजनल जो क्राफ्ट इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उनकी बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो इस चीज़ में बहुत एक आप कह सकते हो कि जो एम्प्लॉय है, जो रोज़गार हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। नंबर 4, बाय प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वोकेशनल एजुकेशन हमारे इंडिया में स्टार्ट की जानी चाहिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो अपनी स्किल्स को पहचान सकें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।